हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? फाइन, गुड, वेरी गुड। स्टूडेंट, लॉ ऑफ मोशन में एक थोड़ा सा पार्ट बच गया था जिसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कुछ स्टूडेंट्स के फोन आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे कि सर इस पे एक डिस्कशन जरूरी है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल इसको भी आज रिलीज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप देखो, एक वर्ड है यूनिफॉर्म और एक है सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म एक सर्कुलर मोशन, इस वर्ड का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देंगे तो बहुत सारे एस्पेक्ट हमारे यही क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं जरा। अगर मैं यूनिफॉर्म की बात करूं तो यूनिफॉर्म में हम लोगों ने क्या देखा अभी तक कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल टाइम। हम लोग बहुत बार देखे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर इक्वल डिस्टेंस विथ इक्वल टाइम, इसी की बात की थे कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चले तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म है। और ये तब होगा जब ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये तभी होगा जब ऑब्जेक्ट हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इस पर डिस्कस बहुत हुआ है। वी आर कंसर्न टुडे रिगार्डिंग सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन से आज हम कंसर्न है और इसको जरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सर्कुलर मोशन में क्या देखना है हमें। पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सर्कुलर एज ए नेम सर्कुलर है तो इसका मतलब एक सर्किल की बात करेंगे। थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं इसको। यस, एक सर्किल की बात करेंगे। तो सर्किल में किस चीज का, एक ऑब्जेक्ट है जो ना तो ट्रायंगुलर फॉर्म में चलता है, ना तो किसी ऐसे हेक्सागोनल या किसी भी इस तरह के जिगजैग में चलता है। किसमें चलता है? सर्कुलर फॉर्म में चलता है, सर्कुलर पाथ पे चलता है। ठीक है, और इसके अराउंड ये सर्कुलर जो इसको हम सर्कमफरेंस बोलेंगे ना, अगर पूरा एक राउंड कर ले तो कहेंगे कि एक सर्कमफरेंस कर लिया। तो सर्कुलर पाथ में उसका मूवमेंट है, ना तो ऐसे है, ना तो ऐसे है, नहीं तो किसी और जिगजैग मोशन में। इसमें आएंगे अभी बाद में। तो स्टूडेंट्स, एक सर्किल की बात करेंगे हम। तो जब सर्किल की बात करेंगे, सर्कुलर पाथ की बात करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ ए सर्किल और सर्कुलर पाथ। जो ऑब्जेक्ट है वो इसका सर्कुलर पाथ में मूवमेंट है और सर्कमफ्रेंस में है या सर्कुलर पाथ में बात एक ही हुई। ठीक है, अब इसमें एक और बात समझनी है कि ये जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है सर्कुलर पाथ में, इट कैन बी यूनिफॉर्म विथ कांस्टेंट एंगुलर रेट। एक वर्ड मैंने यूज किया, कांस्टेंट एंगुलर। ये 11th पढ़ेंगे डिटेल में, इसमें थोड़ा सा बस नेम समझ लीजिए। एंगुलर, कांस्टेंट एंगुलर, मैंने कहा कांस्टेंट एंगुलर रेट। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर रेट, इसकी बात करेंगे। और स्टूडेंट्स, इसमें जो एंगुलर रेट है ये बड़ा कहानी छुपाए हुए है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कहानी छुपी है, इसको एक एक करके देखेंगे। और कांस्टेंट एंगुलर रेट से किस पे एक रोटेशन करेगा, किस पे? कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड भी यहां पे क्या है? स्पीड भी क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट एंगुलर रेट से चलेगा और कांस्टेंट स्पीड से भी चलेगा। कांस्टेंट स्पीड से थोड़ा इसकी भूमिका बना लें, तब चलते हैं चैप्टर पे। तो मैंने कहा कि एक सर्कुलर उसका पाथ होगा, एक सर्कमफरेंस में चलेगा और एंगुलर रेट से चलेगा। तो एंगुलर जब रेट है, एंगुलर इसकी वेलोसिटी भी होगी, एंगुलर इसकी स्पीड भी होगी। स्पीड वेलोसिटी में हम दोनों के फार्मूले यहाँ पे सेम स्टूडेंट, बस डायरेक्शन का फर्क है। स्पीड एक मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन नहीं है, और वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी है। ठीक है, बाकी कोई अंतर इसमें नहीं है। तो कांस्टेंट एंगुलर रेट पे चलेगा और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड की बात करेंगे इसमें स्टूडेंट्स। जरा देखते हैं कैसे। चलिए, तो मैं इसको मिटाता हूं। आइए, क्या नाम दे रहा है? एंगुलर स्पीड एंड डिस्टेंस का क्या रिलेशनशिप है? एंगुलर, ये 11th में एंगुलर स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, चलिए, जब सर्किल की बात की है तो एक सर्किल बना लेते हैं। मान लीजिए एक हमारा सर्किल है और सर्किल की एक रेडियस होती है, ये रेडियस हमारी आर हो गई। मान लिया ऑब्जेक्ट ऐसा है
फिर ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके यहां आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट मूव करके यहां आ जाता है, फिर यहां आ जाता है। और फ्रेंड्स यही नहीं आता है, ये तो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, जितने छोटे छोटे समझ लो। कैसे? अगर एक बॉल है, जैसे मान लो ये मार्कर है, अगर बॉल बेस्ट एग्जांपल है, एक बॉल को रस्सी में बांध के ऐसे मूव कराइए सर्कुलर मोशन में, तो उसका मूवमेंट इस टाइम इस डिस्टेंस पे उसके मूवमेंट, यहां पे भी मूवमेंट बदले, यहां पे भी डायरेक्शन बदला, यहां पे भी डायरेक्शन बदला, यहां पे भी डायरेक्शन बदला। हमने मोटा मोटी 3-4 पॉइंट लिया है जिसपे आपको समझा सकूं, अदरवाइज कोई ये यहीं पे नहीं है, यहीं पे नहीं है। जितने इस पे पोजीशन बना लो उतनी पोजीशन पे इसके एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी, इस पे टेंशन, इस पे फोर्स लगा सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो हमने मान लो कि एक है, इसकी वेलोसिटी यहां थी और फिर ये यहां पे पहुंच गया। ठीक है, तो मान लो यहां पे था, तो ये कितना था? ये फ्लैट था, पैरेलल, और यहां से यहां पहुंच गया। तो यहां से जब यहां पहुंच गया तो इसके जो डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस कहलाएगी? ये कौन सा डिस्टेंस कहलाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहां से यहां तक चला, इतने डिस्टेंस चली, डिस्प्लेसमेंट इसके मूवमेंट से हुआ। ठीक है, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कितने एंगल पे हुआ? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इतने एंगल पे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ये डिस्टेंस यहां से लेके, अगर मैं यहां पे इसका ए नाम दे दूं कि ए से चला और बी तक आया, एक रस्सी को मैंने ऐसे बॉल को घुमाया तो ए से इसकी पोजीशन ये आई, फिर घुमाया बी आया, तो ए से बी जो चला, एग्जाम्पल के लिए वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इतने डिस्टेंस कवर कर ली माना। तो इन दोनों के बीच में जितना एंगल बना, अगर थीटा एंगल है तो बोलेंगे कि इस एंगल के वजह से या इस एंगल ने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, या जो अगर रस्सी को मैं अपने हाथ से घुमा रहा हूं तो जो रस्सी यानी कि ये रेडियस है वो यहां से यहां तक मूव की, कितना एंगल बनाई, उस कितने एंगल में कितने डिस्टेंस कवर की, ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। तो रोटेशन कर रही है और कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है, इसमें सर्कुलर मोशन में। और इस पूरे को क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। इस पूरे को, एक राउंड को क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस बोलेंगे इसको, पूरे को। इस पूरे सरकमफेरेंस है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स, तो हम बात करने वाले हैं कि एंगुलर स्पीड और एंगुलर डिस्टेंस की। कैसे? एंगुलर जो हमारा वेलोसिटी है, मैंने कहा कि जब एंगुलर एक डिस्टेंस कवर की तो ये वेलोसिटी भी होगी। मान लीजिए यहां पे u वेलोसिटी है और यहां पे आके v हो गई, तो जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गई। कोई दिक्कत? तो एंगुलर वेलोसिटी है, अगर देखा जाए, क्या मैंने बोला? एंगुलर स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी में जानबूझ के कर रहा हूं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये क्वांटिटेटिव होगी और यहाँ पे डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन भी है। फार्मूला दोनों का एक ही है, फर्क है डायरेक्शन का। ठीक है, तो इसलिए मैं जानबूझ के स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी कर रहा हूं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसको हम एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से, थोड़ा सा डब्ल्यू नहीं ऐसे घुमा के क्या बोलेंगे? ओमेगा। इसका सिंबल है ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो अब मैं बात करूं, ओमेगा बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे? समझेंगे? एंगुलर वेलोसिटी समझेंगे। तो होता क्या एंगुलर वेलोसिटी? जैसे वो वेलोसिटी थी, डिफाइन मैंने किया था, वैसे एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस इन एंगल पर यूनिट। देखो, अगर ये एंगल यहां पे है थीटा, अगर मान लो कि घुमाया मैंने बॉल को, ये बॉल यहां पे आ गई तो ये थीटा 1 हो गया, तो यहां से पूरा एंगल अलग एंगल बढ़ गया, वैसे कुछ ऐसे एंगल। तो चेंजेस इन एंगल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम यानी एक समय में, एक टाइम में, एक सेकंड में कितना एंगल चेंज हुआ, यानी कि यहां से इस एंगल पे था और फिर ये इस एंगल पे आ गया। तो यही है एंगुलर वेलोसिटी का सेंस, कि चेंजेस इन एंगल पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट, पूरा लिखता हूं मैं, चेंजेस इन एंगल, आप नोट कर लो, चेंजेस इन एंगल पर यूनिट टाइम। ये ओमेगा की बात हो गई, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की बात हो गई। ठीक है, ये 11th में मिलेगा। 9th के स्टूडेंट्स घबराना मत, बस इसको इतना ही दिमाग में रखे रहना, क्योंकि सर्कुलर की बात आई तो इसकी बात करना जरूरी था। इसको आगे 11th में जब मैं एपिसोड बनाऊंगा तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके लेवल पे बहुत कम है।
सर्कुलर मोशन। चलिए, तो अब यहां पे आ गई, आगे अब ये चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम, यही एंगुलर वेलोसिटी का सेंस निकला। चलिए, इसकी एसआई यूनिट कोई दिक्कत नहीं है, रेडियन पर सेकंड है। एसआई यूनिट क्या है इसकी, अगर देखा जाए एसआई यूनिट है रेडियन पर सेकंड, ठीक है, रेडियन, रेडियस से रेडियन, ठीक है। चलिए, अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर ध्यान दो स्टूडेंट्स, मैं अब इसको मिटा रहा हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हटा रहा हूं क्योंकि इस पे हमें वर्क करना है, ठीक है, ये भी मिटा रहा हूं। इसी पे जरा मैं समझा दूं कैसे। मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट को, रस्सी को मैंने घुमाया, यहां पे आया, एंगल बना, फिर ऐसे रस्सी को घुमाया, यहां ऑब्जेक्ट आया, एक एंगल बना, तो ध्यान से देखो कि यहां पे हो क्या रहा है। एक टेंजेंट की बात मैं पूछूं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताओ, उसका मोमेंट बताओ, तो एक टेंजेंट की बात हम लोगों ने बहुत पहले लेक्चर में किया था, और कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा स्टूडेंट्स तो उसको पता होगा। तो टेंजेंट डायरेक्शन निकालने के लिए हम टेंजेंट करते हैं, ठीक है, इसको टेंजेंट बोलते हैं, यानी कि इसको टच करते हुए जो परपेंडिकुलर, किसके, रेडियस के परपेंडिकुलर एक क्वेश्चन आता है, किसके परपेंडिकुलर, रेडियस के परपेंडिकुलर। तो कुछ इसकी डायरेक्शन वी डायरेक्शन से इधर मूव किया, फिर यहां पे देखो आके, तो यहां पे भी एक टेंजेंट, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए टेंजेंट करो, तो यहां पे भी आ गया, यहां पे अगर टेंजेंट निकालिए तो यहां पे आ गया, थोड़ा सा हटा के बोलूं ऐसे, ठीक है। यहां पे देखो इधर निकला, ऐसे ही तो मूव कर रही है, बाल का मूवमेंट तो ऐसे ही है, ऐसे मैं घुमा रहा हूं। एक चीज यहां जो समझाना मैं चाह रहा हूं, ये क्यों हम डायरेक्शन बना रहे हैं, समझाने के लिए कि इसका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर रेडियस होता है, ठीक है। यहां पे वेक्टर की चर्चा नहीं करूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 11th में है, बस काम में मैं आपको समझा दूंगा और आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर ध्यान से देखो कि इसमें जो सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट का मोशन है उसमें दो डायमेंशन होते हैं, दो डायमेंशन, वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। यानी कि ये कौन सा मोशन है, ये कौन सा मोशन है, तो आप बोलोगे कि ये ऐसा मोशन है जो दो डायरेक्शन रखता है, दो डायमेंशन रखता है, ऐसा मोशन है टू डायमेंशनल, SION, टू डायमेंशनल मोशन इसमें है। कैसे टू डायमेंशनल मोशन, देखो टू डायमेंशनल मतलब कि ये वर्टिकल और प्लस हॉरिजॉन्टल, ठीक ना, हॉरिजॉन्टल कैसे, ये एक्स एक्सिस पर भी दिखेगा आपको और वाई एक्सिस पर भी दिखेगा। कैसे, देखो घूमते घूमते बाल ऐसे आई तो ऐसे आई, तो ये एक्स एक्सिस पे आ गई, इसका देखो मूवमेंट एक्स एक्सिस का भी डायमेंशन है, फिर घूम के ऊपर गई तो ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन है कि नहीं है, इसलिए ये टू डायमेंशनल मोशन है। क्वेश्चन आता है ये सर्कुलर मोशन कौन सा है, कितने डायमेंशन का है, तो टू डायमेंशनल मोशन है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए, तो अब जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं मिटा दूं, थोड़ा सा जगह लेना है हमें, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर पूरा एक राउंड लगा देगा, एक राउंड मतलब एक रस्सी में बाल को मैं ऐसे घुमा दिया, तो मैं क्या बोलूंगा कि एक सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस कवर कर ली, कोई डाउट, एक सरकमफ्रेंस, ठीक है, सर्किल में सरकमफ्रेंस होता है, एक सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। तो जब कवर कर लिया एक राउंड तो कितने के बराबर होगा मैथमेटिकली, सरकमफ्रेंस का फार्मूला पता होगा कि कितना, 2 पाई आर के बराबर डिस्टेंस कवर कर लिया। और स्टूडेंट्स मैं बता दूं, जो डायरेक्शन है, ये जो मैंने बोला ये डायरेक्शन मेजर होता है या तो डिग्री में, यहीं पर डिस्कस कर दूं, या तो डिग्री में आप मेजर करेंगे या थीटा से करेंगे। डिग्री में लिख सकते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री या थीटा, तो हमने थीटा को इस्तेमाल किया यहाँ पे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, चाहे जिसमें आप करना मेजर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट एक मूव पाथ को आपने कवर कर लिया, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, एक सर्कमफ्रेंस के बराबर, यानी 2 पाई आर के बराबर इसने कर लिया। स्टूडेंट इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है। एक टर्मिनोलॉजी आएगी, एक तो मैंने एंगुलर स्पीड और वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट की बात कर लिया, ठीक है। एक बात करना हमें अभी फ्रीक्वेंसी की, मान लो सर्कुलर पाथ पे ऐसे बाल को मैं घुमा रहा हूं, तो 1 सेकंड में कितनी बार घुमा दिया, 1 सेकंड में कितनी बार रोटेट कर लिया, एक बार रोटेट किया, पूरा कवर किया 2 पाई आर, 2 बार किया 2 इंटू 2 पाई आर, 3 बार किया 3 इंटू 3 पाई आर। तो ये तो डिस्टेंस की बात हो गई। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि किसी टाइम को
किसी डिस्टेंस को कितने समय में आपने कवर किया। तो अगर ध्यान से देखो, मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं कि फ्रीक्वेंसी की, तो ये 1/t ये फार्मूला है। ये आपके इसमें सिलेबस में नहीं है, 9th के सिलेबस में नहीं है, तो डोंट बॉदर अबाउट दिस, ठीक है। तो हमने कहा कि ये फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी 1/t, यानी कि समय जितना बढ़ाते जाएंगे और कितना कवर अप करते जाएंगे वो हमारी फ्रीक्वेंसी हुई स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ध्यान से देखो कि एक बार रोटेट कर गई, अगर 1 सेकंड में एक बार, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 1 हुई। अगर 1 सेकंड में 2 बार हुई तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हुई। और फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में से बोलते हैं, हर्ट्ज बिलोंग करते हैं। जैसे 1 हर्ट्ज मतलब 1 फ्रीक्वेंसी, 1 राउंड ले लिया 1 सेकंड में, ठीक है। तो ये बात होगी। तो हर्ट्ज पर सेकंड यानी कि रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अगर 1 हर्ट्ज की बात करेंगे इसका मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड। 1 सेकंड में एक बार रिवॉल्व कर गई 1 हर्ट्ज, या 1 हर्ट्ज कहीं पूछता है तो आप उसका मतलब समझेंगे कि रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 1 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन 1 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए यहां तक तो बात आई स्टूडेंट्स। थोड़ा सा इसमें और अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं सर्कुलर मोशन को। तो इसमें प्रॉब्लम जो समझना है कि ये जितना हम लोग देख रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सर्कुलर मोशन 2πr, इसके कॉजेस क्या है, सर्कुलर मोशन के कॉजेस क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सर्कुलर मोशन के कॉजेस, मैं इस फिगर को मिटाऊं थोड़ा सा, क्योंकि मिटाऊंगा ना, इसको रहने देते हैं, एक और मैं फिगर बना देता हूं। सर्कुलर मोशन के कॉजेस क्या है, जरा बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। एक सर्किल है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ मूव करता है, ये रेडियस हो गई हमारी, ठीक है। इससे कॉजेस क्या हो सकते हैं, आप एक रस्सी से घुमा रहे हो स्टूडेंट्स, वो बाल आपके हाथ छोड़ के जा नहीं रही है, चाहे जैसे एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, चाहे बाल घूम के यहां आई तो फिर इधर घूम गई, फिर इधर घूम गई, फिर इधर घूम गई, लेकिन आपसे दूर नहीं जा रही है। तो कुछ न्यूटन्स के यहाँ पे लॉ अप्लाई होंगे, ध्यान में रखो, ठीक है। तो बाल क्यों नहीं जा रही है, जैसे एक बाल फेंको ऐसे फ्री बॉडी तो नीचे आती है, तो आप कहते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है, इसलिए वो जमीन पे बाल आ जा रही है। अगर बिना फोर्स का फ्री फोर्स बॉडी को छोड़ दो तो नीचे आ जाती है। कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको लेके आ रहा है। तो इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर्स है, कौन सा काजेज है जो उसको खींचे रह रहा है, उसको गिरने नहीं दे रहा है। इसका मतलब जब ऐसे सर्कुलर मोशन में हम घुमा रहे हैं तो कोई मेरा हाथ नीचे खींच रहा है, तो कोई फोर्स लग रहा है, कितना इनवर्ट फोर्स लग रहा है जो खींचे पड़ा है। और जो बाहरी जो बाल तो जाना चाहती है कहीं दूर, आपसे दूर, सर्कुलर मोशन से दूर, लेकिन वो फोर्स उसके मोशन पे, उस पे जो फोर्स लग रहा है, उस पे जो ये फोर्स लगा या ये फोर्स लगा, तो ये बाहर गिरने से बजाय फिर घुमा के लेके आ जा रहा है यहाँ पे, फिर घुमा के लेके आ रहा है, फिर घुमा के लेके यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब कोई इनसाइड द फोर्स है जो ग्रेटर देन अपसाइड द फोर्स है। अदरवाइज ये फोर्स ऊपर की तरफ बाल घुमाए तो बाहर भाग जानी चाहिए, नहीं हो पाएगी। आपका फोर्स जो हाथ में पकड़े हैं उस पर लगने वाला फोर्स उससे ज्यादा है, इसलिए एक सर्कुलर मोशन में आ रही है। थोड़ा इसमें कुछ चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इस वेलोसिटी से ऊपर गई, ये मिट गया, जा रही है, इधर जा रही है। तो अगर मैं फोर्स की बात किया, कोई ऐसा फोर्स है जो अंदर खींच रहा है, तो फोर्स पे जाने से पहले स्टूडेंट हम थोड़ा एक्सेलरेशन की बात कर लें। चलिए, अगर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन होगा, कोई डाउट, वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जिधर फोर्स होगा उधर ही होगा। तो मैंने कहा कि जब उसको रोटेट करा रहे हैं तो अंदर का फोर्स भारी पड़ रहा है, उसको खींचे रह रहा है, यानी हाथ वाला फोर्स ज्यादा भारी पड़ रहा है, उसको खींचे रह रहा है। तो ऑब्वियस है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द इनसाइड, यानी कि जो सेंटर है इसका, इसी सेंटर के साइड में अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर होगा। अगर बाल यहां आ गए घूम के तो इधर एक्सेलरेशन, बाल यहां आ गई तो इधर एक्सेलरेशन, बाल इधर आ गई घूम के तो एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर। यानी कि जो कंसंट्रेट फोर्स है खींचे पड़ा है, तो उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन भी होगा। तो जरा एक ट्विस्टिंग आ गई यहाँ पे स्टूडेंट्स कंसेप्ट में कि जब एक्सेलरेशन हमारा इनसाइड होगा तो फोर्स भी हमारा इनसाइड ही होगा, यानी कि जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा। तो जो देखो ये फोर्स का भी डायरेक्शन
इधर ये कौन सा फोर्स, जो हाथ से मैं खींच रहा हूं। तो न्यूटन के थर्ड लॉ में आपने देखा था कि अगर जितना से किसी चीज को खींचते हैं उतना ही एंटी अपोजिट साइड में फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब कि अगर कोई फोर्स हमें ऐसे खींच रोटेट करा रहे हैं, कोई फोर्स उधर की तरफ बॉल को ले जाना चाह रहा है, तो उस बॉल का जो बाहरी फोर्स ले जाना चाह रहा है उसका टेंशन अंदर होगा। तो यहाँ पे एक चीज और बात आ गई, मैं काले मार्कर से जरा कर दूं कि टेंशन हमारा किधर आया, इधर टेंशन आया। हमारा टेंशन किधर आया, टी टेंशन, जो खिंचाव है। हमारा टेंशन किधर आया, इधर आया। हमारा टेंशन किधर आया, इधर आया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो कंसेप्ट को छुपा के रखा था उसको मैं एक्सपोज कर दूं स्टूडेंट्स कि एक फोर्स बाहर ले जाना चाह रहा है, एक फोर्स अंदर, टेंशन अंदर लाना चाह रहा है। तो जो मूवमेंट घुमाने पे है उसको मैं एक वर्ड यूज करूं कि नेट फोर्स ऐसा है, नेट फोर्स ही ऐसा है जिधर भारी है उसी डायरेक्शन में वो खींची पड़ी है और मूव कर रही है। यानी कि जो मेरे हाथ पे फोर्स पड़ रहा है, अंदर जो खींच करके रिवॉल्व करा रहा है, बाहर भागने नहीं दे रहा है बॉल को, वो नेट फोर्स है और टुवर्ड्स सेंटर है। इसका मतलब जो इस पे काम कर रहा है कि नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, CNTRE, नेट फोर्स टुवर्ड्स, साफ लिख दूं मैं, टुवर्ड्स सेंटर। नेट फोर्स है हमारा ये सेंटर की तरफ ऐसे लग रहा है, ये नेट फोर्स। और यही नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी को नेट फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअली में सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कुछ नहीं है, एक डम्मी फोर्स है। एक्चुअली में देखो ध्यान से तो बेसिकली ये टेंशन है, बेसिकली ये टेंशन, जो टेंशन इधर की तरफ खींची है उसी को कह दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक ना, तो बेसिकली ये क्या है, अगर ध्यान से देखा जाए तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये बेसिकली क्या है, टेंशन। इसका असली नाम ले दूं मैं तो टेंशन है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक नाम आ गया है, एक्चुअली में टेंशन है मूल रूप से। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सीडेंटल का लो, बाय चांस एक नाम आ गया। ठीक है, चलिए तो अब ये तो प्रूफ हो गया कि काजेज ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स मैं बोलूंगा। ठीक ना, एक ये कारण है। दूसरा कारण है चेंज इन डायरेक्शन, जो ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है, कभी इधर डायरेक्शन हो गई, कभी इधर डायरेक्शन हो गई, कभी इधर हो गई, कभी इधर। जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है एक वो कारण है। किसी का कारण है सर्कुलर मोशन का। ये दो कारण है, और भी कारण बहुत ध्यान से देखोगे तो हो सकता है। एक तो एक्सीलरेशन भी जो इनसाइड है। तो मेन दो हमारे सर्कुलर मोशन के काजेज है जो हम लोग ने देखा कि चेंज इन डायरेक्शन। तो इट इज अब चेंजिंग जो डायरेक्शन है ये किस डायरेक्शन में है, इसी को क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो रिजल्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, जो आप देखो डायरेक्शन में क्यों चेंज हो रहा है, तो ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से ही हो रहा है ना। जो डायरेक्शन में मैंने कहा कि एक तो काजेज है, अगर मैं साफ साफ लिख दूं इसको, काजेज ऑफ सर्कुलर मोशन, तो दो बातें आई, काजेज ऑफ सर्कुलर मोशन। तो पहला काजेज आया सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा आया चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो चेंज इन डायरेक्शन है इसका भी, ये भी ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, टेंशन इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अगर मान लो घुमा रहे ऐसे, अगर स्प्रिंग छूट गई, रस्सी छूट गई तो क्या होगा, तो किस डायरेक्शन में बॉल भागेगी, एक ये भी क्वेश्चन है कि अगर मान लो घुमाते मान लो यहाँ पोजीशन पे जब बॉल आई और छूट गई रस्सी, तो किधर को जाएगी, जिधर उसकी वेलोसिटी होगी, किधर को जाएगी वो, जिधर उसका फोर्स लगेगा। यानी कि इस पोजीशन पे जो फोर्स होगा, मान लो ऐसे रस्सी को मैं घुमाऊं और घुमा के यहाँ पे लेके आया छोड़ दूं, तो बॉल इधर की तरफ दूर जाके गिर जाएगी। तो डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन के फोर्स पे जाते जाते अगर यहाँ के डायरेक्शन के फोर्स को घुमाते छोड़ दिए, तो यहाँ पे जो फोर्स इधर को लगा होगा, जो इधर को लगा होगा उस साइड में गिरेगी। तो जो फोर्स जिस साइड में लगा होगा उसी साइड में स्प्रिंग
सॉरी मैंने गलत बोल दिया, फोर्स नहीं, फोर्स तो 0 हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में वो बॉल का मूवमेंट होगा उस डायरेक्शन में गिर जाएगी। तो स्ट्रिंग को हमने छोड़ दिया, तो ध्यान से देखो, स्ट्रिंग को जब हमने छोड़ दिया तो फोर्स ही था जो खींचा था स्ट्रिंग को, और वही स्ट्रिंग वही सेंट्रीपिटल फोर्स मूवमेंट कराने का काजिज था। तो अगर हमने रस्सी को छोड़ दिया, फ्री बॉडी हो गई, तो वहां पे एफसी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो गया। क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो गया। कोई दिक्कत? तो जब 0 हो गया तो बॉल क्या हो जाएगी, फ्लाइज अवे, दूर जाके गिर जाएगी। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं प्रॉब्लम। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो जाएगा तब तो बॉल, यहां पे लिखूं कि बॉल फ्लाइज, FLIES अवे, बॉल फ्लाइज अवे, दूर गिर गई। अगर ऐसा नहीं है तो, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ ना कुछ है तो क्या होता होगा, तो हम तो इसकी बात करेंगे नहीं, हम तो सिचुएशन बता दिए कि छूट गया, गिर गई। हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो चलते हैं अगले स्टेप में। मान लीजिए स्टूडेंट कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो कैलकुलेट क्या करना है हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स लगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है, मैं कह दूं कि FC, तो कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है स्टूडेंट। मैं यहां पे सीधे फार्मूला लिखूंगा क्योंकि उसका जो डेरिवेशन है एक्सेलरेशन का इसमें जो यूज होगा वो 11th में पढ़ेंगे, तो लेंदी लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, वेक्टर का अप्रोच आएगी, आपको समझने में दिक्कत होगी, आपको 9th स्टूडेंट तक का, 10th वाले को भी दिक्कत होगी। इसलिए हम सीधे फार्मूला लिखते हैं और कंसेप्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो FC सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो mv²/r। एम आप जानते हो कैसे, F=ma, तो ये तो यही एम है। अब बात जो एक्सेलरेशन का है, ये कंपोनेंट एक्सेलरेशन का है। ये कंपोनेंट किसका है, एक्सेलरेशन का है। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सेलरेशन, AC, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स, FORC, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सेलरेशन है। तो ये कंपोनेंट यहां हो गया। इसको डेरिवेशन करने के लिए हमें 11th में आपको बताऊंगा कैसे डेरिवेशन होता है। अभी समझिए ये यहीं से MA ही है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सेलरेशन है और V²/r होता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का, जब फोर्स, रस्सी छूटी नहीं तो फोर्स में है, घूम रही है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे। और दिक्कत बेसिकली ये F=ma ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक स्पीड आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एंगुलर वेलोसिटी को देख लिया था इसमें हम लोगों ने, और एंगुलर वेलोसिटी वही वेलोसिटी होती है जो हमारे स्पीड एंगुलर है, बस वेक्टर क्वांटिटी का फर्क है, वेक्टर का डायरेक्शन का और मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम लोगों ने देखा था उसको डिनोट करते हैं किसको, ओमेगा से। ये भी देखा था हम लोगों ने कि उसको डिनोट करते हैं ऐसे, ओमेगा से। और इसको देखोगे तो ये होता है 2/t, ओमेगा 2π/t, इतने के बराबर होता है स्टूडेंट। ये हो सकता है कि आपने 9th में ना दिया हो। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, पूरा पोस्टमार्टम कर देना है स्टूडेंट कि फिर आपको 10th 11th में बेसिक ना पढ़ना पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, मान लो अभी तो हम लोगों ने सर्कुलर पाथ की बात की। अगर आपका कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई एथलीट है जो घूम रहा है, दौड़ रहा है, मान लीजिए ट्रायंगल पे दौड़ा तो यहां पे यहां आया, फिर यहां आया, यहां आया, यहां आया, कितनी बार टर्निंग ली, 4 टाइम्स। कितनी बार टर्निंग लिया, ये 4 टाइम्स। ऐसे ही कोई 6 टाइम्स वाला है, कोई हेक्सागन हो, कोई हेक्सागन पे कोई अगर मूव कर रहा हो तो कितना टर्निंग लेगा, 6 टाइम्स टर्निंग लेगा। ऐसे ही 7, 8, 9, 10 जितने टर्निंग है उतने टाइम्स उसके बढ़ जाएंगे। किस चीज का, तो नाउ मान लो हम लोगों ने इतने टाइम देखा कि आपके 9th के एनसीईआरटी में है, तो इतने मूवमेंट को छोड़ करके, क्योंकि एक मूवमेंट यहां है, ऐसे ही कोई जल्दी हेक्सागन में, एक्टागन में, ऑक्टेन में जितना और जल्दी होंगे मूवमेंट, उतने ही डायरेक्शन चेंज होगा। इसलिए इन सबको हटा करके हमने क्या सीधे ले लिया था, सर्किल, कि बहुत छोटे डायरेक्शन, बहुत छोटे मूवमेंट का हम इकट्ठे स्टडी कर लें। ठीक है, चलिए, तो इसलिए हमने सर्किल ले लिया था। तो आपकी किताब में दिया है बुक में कि रेक्टेंगल पे चलता है हेक्सागन, तो उससे डायरेक्शन बताया हमने, तो बड़ी डायरेक्शन को ले लिया, सबको हटा के एक सर्किल की बात कर ली, उसमें सारा चीज स्टूडेंट आ गया। ठीक है, चलिए मान लो कि ना, तो हमने क्या रिमूव कर दिया, एक सर्कुलर पाथ ले लिया। हर एक पोजीशन पे डायरेक्शन स्टूडेंट चेंज हो रही है। क्या हो रही है, हर एक पोजीशन पे देखो कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे किसका, ऑब्जेक्ट का रिवॉल्व करने की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, एक बात बताओ,
जब एक बात बताओ कि अगर धागा छूट गया तो किस डायरेक्शन में बात जाएगी, ये हम डिस्कस कर लिए कि जिस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट है उस डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि वहां पे एफ सी जो सेंट्रीपिटल फोर्स से 0 हो जाएगा, तो उस पोजीशन पे जहां डायरेक्शन रहेगा उस पोजीशन में उसी डायरेक्शन में वो निकल जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल। देखो ये लिखा था कि मान लो एक बॉल है, यहां आई और यहाँ पे एफ सी इक्वल टू मान लो 0 हो गया, बॉल छूट गई, तो यहाँ पे आई तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में होगा, अगर डायरेक्शन ऐसे होगा तो बात ऐसे भाग जाएगी। तो इसका मतलब कि हम लोग हमेशा ऐसे टेंजेंट की बात किए थे ना, देखो इधर भी टेंजेंट लगाया था, इधर भी टेंजेंट लगाया था, ठीक है। क्यों लगाया था कि कंक्लूजन तो यही निकला ना कि अगर धागा छूटा तो उसी डायरेक्शन में जाएगी जो टेंजेंट का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑलवेज, यहां पे एक क्वेश्चन आता है क्या, वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल टू द परपेंडिकुलर पॉइंट। किसके परपेंडिकुलर, जो इसके, ये जो रेडियस है इसके परपेंडिकुलर, तो जहां भी टेंजेंट निकालेंगे वो परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर ही होगा। और क्या, जो टेंजेंट और रेडियस होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा। देखो मैंने कहा कि ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये भी परपेंडिकुलर हुआ। किसी भी पॉइंट पे ले लो बाल की पोजीशन को, वहां पे अगर टेंजेंट निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहती है, ये दिमाग में रखिए, इसका क्वेश्चन बनता है। और एक्सेलरेशन को मैंने बताया कि सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन में स्टूडेंट्स देखा हमने अभी कि एक्सेलरेशन को v इक्वल अपन r, मैंने बोला कि इसको प्रूफ करेंगे 11th वाले में। इसमें ध्यान से देखो तो दो सारी चीजें हैं, इसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या हो रही है इसमें, अगर देखो तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, और इसमें डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, दो चीज है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, आप देखो, एक कभी ऊपर गया, एक कभी ये क्या हुआ, लेफ्ट हुआ, ये अपवर्ड हुआ, ये क्या हुआ, डाउनवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड हुआ, और ये क्या हुआ, ये अपवर्ड हुआ, लेफ्ट हुआ, और ये राइट हो गया, राइट। तो जो मैंने डायरेक्शन चेंज की बात मैंने वही किया था, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड, इसी की बात मैंने किया कि ये इसमें दो चीजें कि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। किस चीज का, एक्सीलरेशन का। किसके एक्सीलरेशन का, ऑब्जेक्ट पे जो एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन ही तो मूवमेंट देता है, उसको वेलोसिटी देता है, एक पर्टिकुलर टाइम में चेंजेस करता है। जब तक वो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तब तक वो मूव नहीं होगा, अदरवाइज वो तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चलते हैं कि क्या फोर्स कांस्टेंट है। इतना हम लोगों ने स्टडी किया, हम लोगों ने बात की किसकी, यहां पर देखा सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी की, कि जो टेंशन है हमारा इधर है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो इसकी बात हम लोगों ने किया था। तो क्या कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है। जो फोर्स है हमारा, ये फोर्स, जो फोर्स है कांस्टेंट है। कोई पूछता है कि फोर्स कांस्टेंट है, तो नहीं, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है। यानी कि जो सर्कुलर मोशन में देखा जाए तो फोर्स कांस्टेंट कहीं नहीं है। क्या कांस्टेंट है, स्पीड, स्पीड डबल ई डी, ये स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। एक चीज तो क्लियर होगा डिस्कशन में। स्टूडेंट कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। फैक्ट से पहले थोड़ा सा एक और कंसेप्ट दे दें, क्या कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस मूवमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कुछ मैथमेटिकल न्यूमेरिकल का फीडबैक ले लेते हैं, हल्का सा न्यूमेरिकल का रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। अब मैं पूरा मिटा दूं, चलिए मान लीजिए कोई बॉल है, ऐसे मूव कर रही है, रोटेशन कर रही है, तो उस रोटेशन में क्या हुई, जो रोटेशन कर रही है, ये रोटेशन कर रही है, तो दो चीजें आएगी। मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में ही कि यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, MENT, ठीक है, MENT, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर पर हमने डिस्कस किया था कि ऐसा रोटेशन है, यहां पे रेडियस है और एक ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया, यहां ए पे बी पे गया, यहां यू वेलोसिटी, यहां वी हो गया मान लो, तो ये हमारा एंगल, ठीक है। तो ये एंगल बना।
तो एंगुलर मेरा ये क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कोई अगर चल रहा है तो कितने समय में कितना दूरी पे चला, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो दोनों में जरा देख लेते हैं फर्क क्या। मैथमेटिक्स तो कोई इस पे मैथमेटिकल क्वेश्चन करेंगे वहां पे काम आएगा। मान लो एक राउंड की हम बात करते हैं, ठीक है, एक राउंड की। अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो पूरा एक राउंड कर ले, मैं इसको यहां बना दूं, ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है ना, ये थीटा है। मैंने बताया कि थीटा में और डिग्री दोनों में इसको मेजर कर सकते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक राउंड में ये कितना चलेंगे, एक राउंड में ये कितना चलेंगे, 2 पाई। क्यों 2 पाई, 180 2 राउंड और 180 डिग्री, कुल मिलाकर कितना हुआ, 360 डिग्री। एक राउंड 360 डिग्री हुआ, 360 डिग्री हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आओ वही लीनियर डिस्प्लेसमेंट में एक बार ऐसे नाप दिए रास्ता, डिस्प्लेसमेंट रास्ता नाप दिया इन्होंने, तो कितना रास्ता नापा होगा, कितना रास्ता नापा होगा इन्होंने, 2 पाई आर, जितनी सर्कमफ्रेंसेस होती है वही नापा होगा उन्होंने। तो इसका हुआ 2 पाई आर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल में देखो तो 360 में एक हुआ, अगर ऐसे देखो पूरा चला ऑब्जेक्ट चला तो पूरे सर्कमफ्रेंस के बराबर चला होगा, तो 2 पाई आर ही चला होगा। ये कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो कि 1 डिग्री है, एंगुलर है, तो इसका मतलब कि 1 डिग्री में ये कितना चला, ये जरा हम निकाल लेते हैं कि 1 डिग्री में अगर ध्यान से देखो तो कितना चला होगा, 2 पाई आर अपान 2 पाई, कितना चला होगा, ये 2 पाई आर अपान 2 पाई, ठीक है ना, 1 डिग्री में 2 पाई। ये मैंने ऐसा क्यों किया कि पूरा अगर ये ऐसे देख लो कि 2 पाई आर कितने, ऐसा देखो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई आर, एक सर्कमफ्रेंस से ये निकला ना, ये 360 डिग्री 2 पाई आर, तो 1 डिग्री में यूनिटी मेथड है 2 पाई आर अपान 360 डिग्री, यही बात हुई। तो 360 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पाई आर, 2 इंटू 180, देखो 2 इंटू 180, तो 2 पाई मैंने लिख दिया, तो 2 पाई लिख सकता हूं, 360 जगह पे लिख सकता हूं, तो 2 पाई कैंसिल हो गया, बचा आर, यानी कि 1 डिग्री में अगर देखा जाए तो कितना आर, ये रेडियस के बराबर चलेंगे 1 डिग्री में, ठीक है। ये क्वेश्चन इस पे आता है। तो अगर मैं मानूं कि 1 डिग्री अगर आर के बराबर है, तो अगर थीटा डिग्री होगा तो आर इंटू थीटा नहीं होगा बेटा, आर इंटू थीटा होगा। तो यहां पे हम देखने क्या चल रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है रोटेशन पे, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट और रेडियस का रिलेशनशिप है कैसा आएगा। बेसिकली ये क्या है, एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन आर रेडियस एंड एस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसका ये रिलेशन है। तो 1 डिग्री में ये अगर थीटा डिग्री हुआ तो आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा डिग्री, कोई बात नहीं। चलिए, तो आर इंटू थीटा आया। यहां से हम एक चीज देखा आपने कि जब आर इंटू थीटा आया तो आर की वैल्यू निकाल सकते हो या क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, क्यू की वैल्यू, हाँ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि आर इंटू थीटा हुआ, तो अगर ध्यान से देखो कि 1 डिग्री में आर कितना चला, थीटा को चला, ठीक ना। तो एस इक्वल टू जो हमारा है वो आर थीटा हुआ, यहां पे क्या हुआ, इस इक्वल टू आर थीटा। एस क्या होने बोला, तो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस कवर किया, तो वो आर थीटा हुआ। तो यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल लो या थीटा की वैल्यू निकाल दो, तीनों में से कोई एक दिया होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत 10 यहां पे लिखेंगे, तो यहां मैं क्लियर कर दूं और कि अगर थीटा डिग्री आर थीटा डिग्री हुई तो मैं इसको आर क्यों लिखा था बेटा, इसको मैंने एस क्यों लिखा था, एस इक्वल टू आर थीटा। ये एस मैंने लिखू 10 क्यों लिखा, ये थीटा आर के बराबर क्यों हुआ कि बेटा थीटा में देखो यही थीटा डिग्री, तो ये एस है, इसका यहां से यहां तक की दूरी है, थीटा डिग्री में कितना दूरी, तो थीटा कितने दूरी के इक्वल हुआ, तो एस लिखा मैंने। तो एस इक्वल टू क्या हुआ, ये आर क्यू हुआ। तो यहां पे क्यू की वैल्यू निकाल लो, तो क्यू निकालो कितना, एस अपॉन आर। ये हमारा रिलेशनशिप है। इतना ही बताना था स्टूडेंट्स आपको, किसमें, सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के चैप्टर में। स्टूडेंट्स होप सो आपको अच्छा समझ में आया होगा, जो आपके एनसीईआरटी के 9th के सिलेबस में है, बियॉन्ड सिलेबस है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो मुझे कॉल करना ना भूलना। स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमें पता चले कि नोटिफिकेशन का, आपको नोटिफिकेशन को पता चले और मेरी पोटेंशियल स्टेमिना और इंक्रीज करे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।